Electrochemistry. Electrolysis. It is a process in which when current is passed through molten or aqueous state or electrolyte, then products are formed at anode and cathode by oxidation and reduction respectively. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस. और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. फॉर ए सेल डेल्टा जी क्या होता है, माइनस NF ई सेल होता है. डेल्टा जी को कैसा निकालना है, हमें पॉजिटिव लेके आना है. तो ई सेल यदि नेगेटिव रहेगा तो इसका मान कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो यानी ई सेल यहाँ नेगेटिव आती है और डेल्टा जी का मान क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. इलेक्ट्रोलाइसिस ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है. स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वालिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी. Qualitative study, here we deals with the nature of chemical substance deposit or liberated at the electrode. यहाँ पर कौन सा टूल आ जाएगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल यहाँ पे काम लेंगे. Quantitative study, here we deals with the amount of chemical substance deposit or liberated at the electrode. क्या आएगा, फेराडेज लॉ आ जाएगा इसमें. ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. Qualitative study of electrolysis case. First, let solution contain only one type of cation and one type of anion. यदि एक ही टाइप की कैटायन और एनायन हो तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. एनोड पर क्या जाएगा, एनायन, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये ए बन जाएगा. और कैथोड पर क्या होगा, कैटायन आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे ये न्यूट्रल बन जाएगा. ठीक है. केस सेकंड क्या कहता है, लेट सॉल्यूशन कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन, हियर द आयन हैविंग लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल इज प्रीफर्ड. अब एक से ज़्यादा यदि कैटायन और एनायन है तो कौन एनोड पर जाएगा, कौन कैथोड पर जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल पर. तो लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या रहेगा, प्रीफर्ड रहेगा. अब ये कैटायन के लिए देखते हैं, ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल का. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, H+, कॉपर 2+, Ag+ और Au3+. एनायन के लिए ये ऑर्डर होता है फ्लोरीन, SO4 2-, NO3-, OH-, क्लोरीन -, ब्रोमीन - और आयोडीन -. ये ऑर्डर होता है. लेकिन इनके साथ साथ एक कंडीशन और दी हुई होती है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl. NaCl का यदि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो OH का रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन से क्या हो जाता है, कम हो जाएगा. ये जो OH है यहाँ चला जाएगा, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा. फॉर कंसनट्रेटेड H2SO4 कैसे ले लिया, कंसनट्रेटेड ले लिया. उस कंडीशन में SO4 2- का कम हो जाएगा OH- से. तो इस कंडीशन में SO4 2- कहाँ जाएगा, OH से भी कम हो जाएगा. फॉर कंसनट्रेटेड M2SO4, उस कंडीशन में भी SO4 का क्या हो जाएगा, यानी H2SO4 है, M2SO4 है. यदि हमने कंसनट्रेटेड ले लिया उस कंडीशन में SO4 के डिस्चार्ज पोटेंशियल OH से कम रहेगा. इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड कौन कौन से हो गए, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड. इनर्ट इलेक्ट्रोड, दीज प्रोवाइड ओनली साइट फॉर द रिएक्शन, नॉट अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इटसेल्फ. जो खुद है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. यहाँ पर एग्जांपल क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होगा, जो उसमें जिसका खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा. सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इट सेल्फ अंडरगोज इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब यहाँ सभी इलेक्ट्रोड के हम एग्जांपल देखते हैं एक एक करके, किस पर ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा. जब एक से ज़्यादा आयन हो तब की बात है. ये इलेक्ट्रोड मोल्टन NaCl लिया हुआ है,
ठीक है। यहाँ रिएक्शन देखते हैं क्लोरीन माइनस क्या होता है। यहाँ पर तो 2 आयन है, एक Na+ और एक Cl- है। तो यहाँ तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर, नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, एनोड पर। तो यहाँ पर क्लोरीन माइनस क्या बना लेगा, Cl2, और यहाँ पर सोडियम प्लस क्या बना लेगा, सोडियम बना लेगा। ठीक है। लेकिन बात जब आती, जब एक्वस NaCl लिया हुआ है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, तो इस कंडीशन में देखो एक्वस NaCl में एक NaCl है और एक एक्वस HOH है। अब हमारे पास 2 कैटायन हो गए, 2 एनायन हो गए। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन एनोड पर जाएगा, कौन कैथोड पर जाएगा। इसके लिए हमें डिस्चार्ज पोटेंशियल देखना पड़ेगा। सोडियम प्लस और Na+ में, सोडियम प्लस और H+ में से H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इस वजह से जो H+ यहाँ कैथोड पर जाएगा। क्लोरीन माइनस और OH- में से क्लोरीन माइनस का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कम होता है, इसलिए क्लोरीन जाएगा एनोड पर। अब बच क्या गए, Na+ और OH- बच गए, यानी अब सॉल्यूशन में क्या बच गया हमारे पास, NaOH बच गया। NaOH का मतलब है कि यहाँ पर बेस बढ़ रहा है, बेसिसिटी बढ़ रही है। बेसिसिटी बढ़ने का मतलब है pH की वैल्यू बढ़ रही है। बेस का pH मान ज़्यादा होता है, pH का मान बढ़ रहा है, और pOH का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगला इलेक्ट्रोड हम लेते हैं एक्वस कॉपर क्लोराइड। यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरीके से 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 ही क्या है, नेगेटिव है। तो H+ और कॉपर 2+ में से डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका है, कॉपर 2+ का। H+ से कम होता है कॉपर प्लस का। अच्छा, इन कॉपर प्लस का डिस्चार्ज H+ से कम होता है, कॉपर प्लस का कम होता है, Ag+ का भी कम होता है, Au+3 का भी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है H+ से। तो H+ और कॉपर प्लस आने पर कॉपर कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और क्लोरीन का OH से होता ही कम है, तो क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, एनोड पे। अब बच क्या गया यहाँ पे, अच्छा हाँ, अब ये यहाँ पे ये बता रहा है, इस कंडीशन में तो क्या बच रहा था, NaOH बच गया था, तो NaOH की संख्या, NaOH बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर कॉपर काम आ चुका है, तो यानी कॉपर क्लोराइड यहाँ पर Cu और Cl क्या काम आ चुके हैं, तो मतलब इनकी मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके बाद है इसी तरीके से कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड की इसी तरीके से क्या है, कॉपर ब्रोमाइड है, सेम वही है। H2SO4, अब यहाँ पे H2SO4 एक्वस H2SO4 लिया गया है, इसमें से H+ और H+ दोनों सेम है, तो उसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कौन चला जाएगा, H2 चला जाएगा। OH- और SO4 2- में से OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इसलिए OH- कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा, तो यहाँ पर O2 बना लेगा। ठीक है। अब यहाँ बच जाएगा H+ और SO4 2- यानी H2SO4 की मात्रा इसमें बढ़ रही है सॉल्यूशन में, इसका मतलब pH क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट लिया H+ और Cu2+, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही चल रहा है अभी। OH- और SO4 2- हो गया इसका, तो इसमें से कॉपर 2+ और H+ में से तो कौन जाएगा, कॉपर ही जाएगा। SO4 2- में और OH- में O2 जाएगा, वही H2SO4 बढ़ने से pH कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब बात आती है कंसनट्रेटेड Na2SO4 की, उस कंडीशन में क्या होता है, ये N+ में तो Na+ और H+ में दोनों में से तो कौन जाएगा, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, H+ का, तो H+ चला जाएगा। लेकिन यहाँ देखने की बात है कि OH- और SO4 2- में, जहाँ OH- SO4 2- में से अभी तक OH जा रहा था, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। लेकिन बात यहाँ पर कैसे आई, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया है। यहाँ जो H2SO4 कैसे लिया है, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया है, तो यहाँ पे कौन जाएगा, SO4 जाएगा एनोड पर, SO4 का ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर H2O8 2- बना लेगा। ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट एक्वस लिया हुआ है,
और यहाँ अब तक जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड चल रहा था वहाँ अब ले लिया एक्टिव इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या चल रहा है, कॉपर 2+ OH माइनस और SO4 2 माइनस। जब भी हम एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, कॉपर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं लेते हैं, कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेती है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। जब ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो उसी का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी ओवरऑल कोई रिएक्शन नहीं होती है। जब भी कोई एक्टिव लेंगे यानी ये कॉपर इलेक्ट्रोड उसमें पार्टिसिपेट करते हैं रिडक्शन में, उसका खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन भी कॉपर का होगा और रिडक्शन भी किसका होगा, कॉपर का ही होगा। AgNO3 एक्वस लिया हुआ है और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। यहाँ पर H+ और Ag+ में से हमने अभी पढ़ा था कि जो Ag+ है, कॉपर 2+ है और Au3+ है, तीनों का H+ से क्या होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो इनमें ये Ag+ ही जाएगा। OH- का कम होता है NO3- से, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, OH- का, तो यहाँ पर O2 बना लेगा। यहाँ इसमें HNO3 सॉल्यूशन में क्या बच जाता है, HNO3 क्या है, एसिड, एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ने के साथ मतलब pH का मान क्या होगा, कम, और pOH क्या हो जाएगा, ज़्यादा। उसके बाद आता है AgNO3 लिया है, एक्वस AgNO3 लिया है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, Ag इलेक्ट्रोड ले लिया, एक एक्टिव Ag इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, AgNO3 Ag इलेक्ट्रोड, और वहाँ क्या किया था हमने, कॉपर सल्फेट और कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था, एक्टिव इलेक्ट्रोड थे ये दोनों। एक्टिव इलेक्ट्रोड लिए तो Ag का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Ag का ही क्या होगा, रिडक्शन, तो ओवरऑल नो रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद आता है एक्वस NaOH और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आ गया, तो अब इसमें सेम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा। H+ और Na+ में से H+ का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, यहाँ H+ जाएगा। यहाँ OH- दोनों सेम है, तो ये OH ही चला जाएगा। सॉल्यूशन में NaOH बढ़ने से pH बढ़ जाएगा। ठीक है, अब लिया डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही जो कंडीशन अपने को चल रही है वही चलेगी, SO4 और OH- में से OH- ही जाएगा, और ये दोनों सेम है ही H+, तो ये H+ रहेगा। सॉल्यूशन में H2SO4 बढ़ने से pH का मान कम हो जाएगा। अब यहाँ ले लिया वापस से कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ कंडीशन उल्टी हो जाएगी, उल्टी होने पर यानी OH की बजाय क्या चला जाएगा, SO4 2- चला जाएगा, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बना लेगा, H2O8 2- बना लेगा, यानी सॉल्यूशन में H2SO4 की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। एक्वस Na2SO4 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन चल रही है Na2SO4 की, एक्वस चल रहा है। यदि यहाँ पर कंसनट्रेटेड वगैरह कुछ होता तो ये चेंज हो जाता। अभी ये एक्वस Na2SO4 चल रहा है, तो H+ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH- आ जाएगा। ठीक है, H2O का रिडक्शन होने के बाद क्या बनता है, H2O का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनता है, O2। ठीक है, SO4 2- का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनता है, H2O8 2- और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। यहाँ पे ये इनकी स्ट्रक्चर बताई हुई है, SO4 2- की, और ये है H2O8 2- की, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं इसमें, यानी 2O 2- से 2O- में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन 2- से ऑक्सीजन -1 में, लेकिन यहाँ पर 2 मोल लिए हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। The weight of the substance deposited or liberated at the electrode as the result of electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। ठीक है, तो ये जो वेट रहेगा
किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शनल रहेगा। और Q बराबर क्या होता है, IT, I क्या होता है यहाँ पे करंट, और T क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ पर जो क्वांटिटी ली गई है वो कुलाम में ली हुई है, और जो वेट है वो किस में है, ग्राम में है। ठीक है, Q बराबर IT है तो W बराबर क्या हो जाएगा, IT प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और W बराबर क्या होता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर Z आ जाता है, Z कांस्टेंट वैल्यू है। और Q बराबर क्या होता है, IT, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ZQ या ZIT। Z क्या है, कांस्टेंट है, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल या आयन। यहाँ यदि हम इसकी I का मान 1 एम्पियर रख दे, T का मान 1 सेकंड रख दे, तो जो Z होगा वो ही क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। और Z का मान क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 होता है। ठीक है, और E बराबर मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर हमको पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। That means electrochemical equivalent is the weight of substance in gram that is deposited or liberated when 1 ampere current is passed through electrolyte for 1 second during electrolysis. Or it is the weight of substance in gram that is deposited when 1 coulomb of electricity is passed through electrolyte during the electrolysis. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6020 into 10 to the power -19 कूलम होता है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको एवोगाद्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगाद्रो का मान कितना होता है, 6.023 into 10 to the power 23 कूलम। तो ये वैल्यू आ जाएगी कूलम में 96500 कूलम, और 96500 कूलम को क्या कह देते हैं, 1 फैराडे। यानी 1 फैराडे बराबर क्या हो जाएगा, 96500 कूलम। और यही क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एवोगाद्रो संख्या इंटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू में एवोगाद्रो संख्या लिख सकते हैं। मास ऑफ 1 मोल NaOH क्या होगा, मोलर मास 40 ग्राम, या इसको बोलते हैं 1 m NaOH बराबर क्या होगा, मोलर मास बराबर 40 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल H2SO4 मोलर मास के बराबर ही होगा, तो कितना होगा 98 ग्राम, तो इसका जो वेट होगा वही हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास रहेगा वो उसके मोलर मास के बराबर रहेगा। मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस का जो मास रहेगा वो उसके ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर रहेगा। ग्राम इक्विवेलेंट मास को हम मोलर मास अपॉन में वैलेंस फैक्टर या एक्स फैक्टर से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, NaOH का मोलर मास ये है 40 ग्राम है, और इसका वैलेंस फैक्टर 1 है, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। इसी तरीके से H2SO4 का कितना होता है 98, एल्यूमिनियम 3+ का 27, NaCl का 58.5, CaCl2 का 111 और कैल्शियम 2+ का 40 होता है। और यहाँ इनके वैलेंस फैक्टर दिए हुए, वैलेंस फैक्टर का इसमें डिवाइड करके ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। मोल क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, यानी वेट अपॉन मोलिकुलर वेट मोल होता है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, यानी 1 मोल बराबर में मोलर मास के बराबर होगा, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास के बराबर रहेगा। चूंकि 96,500 कूलम
की 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट सब्सटेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास कहते हैं। मोलर मास अपॉन में बैलेंस फैक्टर भी इसको लिख सकते हैं। 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, तो ये 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट रहेगी तो कितनी रहेगी, ये डिवाइड हो जाएगी इससे 96,500 से, और वही सेम किसी तरीके से लिख सकते हैं। यानी डायरेक्टली हम इसको देखते हैं तो जेड का मान क्या होगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा, एम अपॉन में एन इंटू में एफ। ओके, अब यहाँ पर जो एम है वो क्या है, एम है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड। ये किस में दिया हुआ है, एटम पर मेटल और मॉलिक्यूल पर गैस। ग्राम एटॉमिक मास बोल देते हैं इसको। सोडियम के लिए ये हो गया, एल्यूमिनियम के लिए ये हो गया। मॉलिक्यूलर के लिए मॉलिक्यूलर मास अपन देखते हैं इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2 का 2, O2 का 32, Cl2 का, ये मोलर मास हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं फॉर्मूला देखते हैं, W बराबर क्या होता है, जेड क्यू, और यहाँ हमको पता है कि जेड का मान क्या हो सकता है, M अपॉन में NF भी हो सकता है। ओके, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, E अपॉन F भी लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वेट मोलर मास में यदि F n का M अपॉन में N को क्या लिख सकते हैं, E अपॉन में F बराबर E अपॉन F क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। जेड बराबर क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन। यहाँ पर एन क्या है, बैलेंस फैक्टर है, एन एक्स फैक्टर या बैलेंस फैक्टर जो भी है वो है। तो मोलर मास में जब भी हम बैलेंस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट में अपन फैराडे से डिवाइड करेंगे तो जेड की वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यू की जगह हम IT भी लिख सकते हैं। यानी आपको बस 2 फॉर्मूला याद रखना है, W बराबर क्या होता है, जेड क्यू, और क्यू की जगह हम IT भी लिख सकते हैं। और जेड को हम कैसे निकालते हैं, जेड को हम निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे, या ग्राम इक्विवेलेंट मास नहीं दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास में हम अपन बैलेंस फैक्टर का भाग देके ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। बस इतना याद रखना, ज़्यादा खिचड़ी बनाने से भूल सकते हैं। क्या याद रखना है, जेड बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास बटा में फैराडे। ग्राम इक्विवेलेंट मास ना देखे, यदि मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो उसमें बैलेंस फैक्टर का भाग दे के ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमको पता है कि W बराबर जेड क्यू होता है। जेड का मान हम इस तरीके से रख सकते हैं, कुछ भी मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ तो उसमें बैलेंस फैक्टर का डिवाइड कर देंगे, और यदि ग्राम इक्विवेलेंट मास दिया हुआ तो उसको ऐसे रख लेंगे और डिवाइड कर देंगे फैराडे से। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो यहाँ से सभी फॉर्मूले आ जाएंगे, रटने की बात इसमें है नहीं है कुछ भी। ध्यान देना है तो यहाँ पर कुछ इनके जो बैलेंस फैक्टर है वो देखना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। जैसे एल्यूमिनियम 3+ के लिए, एल्यूमिनियम 3+ को यदि एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आता है, 3। एल्यूमिनियम प्लस से एल्यूमिनियम बनाने के लिए बैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है, 1। यहाँ एक इक्वेश Al2SO4 3 दिया हुआ है, यहाँ से एल्यूमिनियम 3+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम में। तो यहाँ पर 6 नहीं करना है, यहाँ पर एल्यूमिनियम किसके रूप में, +3 में, और यहाँ एल्यूमिनियम में जा रहा है तो बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम 2+ कैल्शियम में जा रहा है 2, कैल्शियम Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यहाँ भी कैल्शियम किस में है, कैल्शियम 2+ में, और कैल्शियम में जा रहा है। यहाँ कैल्शियम सल्फेट में भी कैल्शियम 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस फैक्टर निकाल लेंगे अपन। और उसके बाद है इसमें H+ से H2 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 2H लिए हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। MnO4- से अपन Mn बनाएंगे, तो याद रखना MnO4- से Mn बनाएंगे तो हमें यहाँ पे +7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। 7 इलेक्ट्रॉन काम आएंगे। Mn+2 बनाएंगे तो 5, MnO2 बनाएंगे तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन,
और Cl माइनस से Cl2 बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, Al2O3 से एल्यूमिनियम के लिए 3 Fe2 प्लस Fe2 और Fe3 प्लस Fe2 प्लस बनाएंगे तो 1। ये बैलेंस फैक्टर निकालने का है। इनके मोलिकुलर वेट हमको दिए हुए होंगे, बैलेंस फैक्टर से डिवाइड करके हम इनका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। फैराडे से डिवाइड करके Z की वैल्यू निकल के आ जाएगी। H2 की रिडक्शन से क्या बनता है, H2 के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, O2। तो रिडक्शन हो रहा है तो इसमें बैलेंस फैक्टर कितना जा रहा है, 2, और ऑक्सीडेशन होते टाइम इसमें बैलेंस फैक्टर कितना चाहिएगा, बैलेंस फैक्टर कितने आ रहे हैं, 4। ऑक्सीजन से O2 बन रहा है, H2 से H2 बन रहा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ याद रखना MnO4 माइनस को Mn3O4 में कन्वर्ट करने के लिए 13 बैलेंस फैक्टर चाहिए। NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 6 बैलेंस फैक्टर चाहिए। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट with a current of 1.5 ampere, then what is the mass of copper deposit at the cathode। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो N कितने हो गए, 2 हो गए। हमसे पूछा है इसमें वेट, डिपॉजिट वेट पूछा है, तो वेट बराबर क्या होता है, ZIT, और जेड क्या होता है, मोलर मास दिया हुआ है, तो मोलर मास अपॉन में बैलेंस फैक्टर अपॉन में फैराडे, और आई और टी दिया हुआ है तो आई टी कर देंगे यहाँ पे। तो मोलर मास यहाँ पे कितना है इसका, कॉपर सल्फेट का मोलर मास यहाँ पे कितना है, 63.5, बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 2 और 96500 इंटू में आई कितना है 1.5 एम्पियर, और टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर टाइम टेकन कितना लिया हुआ 10 मिनट, तो 10 इंटू में 60 सेकेंड हो जाएगा। ये वैल्यू किस में आती है, ग्राम में। उसके बाद है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू डिपोजिट 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल containing Al2O3 using current of 1 to 5 एम्पियर। क्या क्या दिया हुआ है, एम्पियर दिया हुआ है, यानी आई का मान दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग, यानी हमें इसमें टाइम पूछा हुआ है, टाइम क्या होगा 10 ग्राम, यानी वेट दे दिया हो, डिपॉजिट जो 10 ग्राम, यानी इसमें हमें वेट दे दिया होगा, वेट ग्राम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें हमको क्या करना है, Al2O3 दिया हुआ है, और हमको इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, Al2O3 का कितना होगा, यहाँ से 27, यहाँ से Al2O3 का नहीं लेंगे, यहाँ पर किसका लेंगे, एल्यूमिनियम का। यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर 2 प्लस को कॉपर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर कॉपर का मोलिकुलर मास लिखा था 63.5। इसी तरीके से यहाँ पर Al3 प्लस को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का मास लिखेंगे 27, और इसमें बैलेंस फैक्टर 3 से डिवाइड करेंगे। आई का मान रखेंगे, टी का मान रखेंगे, टी पूछा ही है, वेट यहाँ पे 100 दिया हुआ है, सोल्व करने के बाद ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद इनके ये बैलेंस फैक्टर निकालना बताया हुआ है। MnO4 माइनस को Mn3O4 में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो मैंगनीज होता है +8 में होता है, यहाँ पर +7 में होता है। अब ये Mn+7 से Mn+2 में जा रहा है, तो M+5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, +3 में जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 कंडीशन आते, तो ओवरऑल जो इसमें बैलेंस फैक्टर आते हैं MnO4 माइनस को Mn3O4 में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर बैलेंस फैक्टर टोटल कितना जाएगा, 3 जाएगा। ठीक है, CrO2 को Cr2O7-2 में कन्वर्ट करना है, तो ओवरऑल इसमें कम्प्लीटली कितने बैलेंस फैक्टर जाएगा, इसमें 4 जाएगा।
NO2 को NH3 में कन्वर्ट करने के लिए कितने वैलेंस फैक्टर चाहिएगा अपने को? 6 चाहिएगा। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। केस फर्स्ट क्या है? यदि हमको I भी दिया हुआ है और T भी दिया हुआ है और हमसे वेट पूछा हुआ है तो हम वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि वेट बराबर क्या होगा, तो उसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल के उसमें वैलेंस फैक्टर का भाग दे देंगे। और फैराडे तो ये वैल्यू तो हमको पता ही होती है, निकाल ही लेंगे इजीली, नहीं भी दी हुई होती है तो कुछ भी, और I दिया हुआ है, T दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। यदि IT की जगह Q दिया हुआ है तो यहाँ पर Q ये फॉर्मूला रख लेंगे, इसमें कुछ खास है नहीं है। Al2O3 is electrolyzed by 3 Faraday electricity. Calculate amount of aluminum deposit on cathode. यदि 3 Faraday electricity होती है इसमें, तो देखो इसमें कौन सा रखा गया है, वेट बराबर क्या होता है, Z अपॉन में F हो जाएगा, Z अपॉन में F इंटू में Q, वो फॉर्मूला रखा हुआ है इसमें। तो F बराबर में, चूंकि यहाँ पर क्या है 1 फैराडे लिया हुआ, चूंकि 1 फैराडे बराबर कहता है 96,500 गुलाम होता है। और यहाँ पे क्या लिया गया है देखते हैं, 27 अपॉन में 7 इंटू में 3, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ जो 3 फैराडे दिया हुआ है वो दिया हुआ है नंबर ऑफ फैराडे, फैराडे की संख्या दी हुई है कितनी है, तो यहाँ पर जो Q अपॉन में F जो आता है, Q अपॉन जो F आता है वही होता है नंबर ऑफ फैराडे, नंबर ऑफ फैराडे यहाँ पे आता है। तो उस कंडीशन में ये Q अपॉन F की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फैराडे, और यहाँ पर नंबर ऑफ फैराडे कितना दे दिया 3 से, तो Q अपॉन F का मान क्या रख देंगे हम, यहाँ पर डायरेक्टली 3 रख देंगे, ठीक है। यदि हमको डायरेक्टली दे दे 3 फैराडे, तो मतलब हमको क्या दिया हुआ है, Q अपॉन F की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ फैराडे की वैल्यू दी हुई है, Q अपॉन F की वैल्यू दी हुई है। Al2O3 is electrolyzed by 6.023 into 2 की 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट इन ऑन कैथोड। एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हो गया, इस तरीके का सवाल है कि इतनी इसमें जो इलेक्ट्रॉन दे दिए हुए इतने इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो किस तरीके से अपन निकालेंगे इसमें। तो इसका ये फॉर्मूला अपने यहाँ से सॉल्व करके आया है, ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो, या फिर इसमें देख सकते हैं कि M अपॉन में N F इंटू में Q, और ये Q अपॉन में F नंबर ऑफ फैराडे था, Q अपॉन 96,500। इसी या फिर हम इसी को किस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन G1 जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटू में एवोगाद्रो आवेश इंटू इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, तो डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा अपन को एवोगाद्रो की संख्या अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एवोगाद्रो संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में एवोगाद्रो संख्या डायरेक्ट याद रख ले। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं ये, और एवोगाद्रो एन का मान कितना होता है ये डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा कंप्लीट, ये टाइम बच जाएगा। Al2SO4 का होल थ्राइस इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड गिव्स एल्यूमिनियम ऑन कैथोड। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इन ग्राम इफ 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, Al2SO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है, एंड गिव्स एल्यूमिनियम ऑन कैथोड। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इन ग्राम, एल्यूमिनियम का अमाउंट पूछा हुआ है, वेट पूछा हुआ है, कब, यदि 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हुए हैं यहाँ पे, आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, नंबर ऑफ मोल, यानी वहाँ हमें क्या दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे, यहाँ हमें नंबर ऑफ मोल दे दिया, और हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन एवोगाद्रो से भाग देंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें क्या मोल निकल के ही आता है,
तो यहाँ पर क्या होता है, m अपॉन में n मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी अब हमारे पास इतने फॉर्मूला निकल के आता है। जो हमारा सबसे बेस्ट फॉर्मूला था वो तो हमको पहले से याद है, वो तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। W बराबर में क्या होता है, ZQ, और Z का हमको पता है Z हमको पता है इक्विवेलेंट मास अपॉन में फैराडे होता है। इक्विवेलेंट मास नहीं होता, मोलिकुलर मास अपॉन में n कर देंगे। ठीक है, ये Q अपॉन में F को अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फैराडे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैराडे, और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं NO, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एवोगाद्रो संख्या, और इस कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो ये चेक करेंगे कि सवाल में क्या दिया हुआ है और उस हिसाब से हमने इस फॉर्मूले को रखना है। During electrolysis of H2O, O2 gas liberated at anode. Calculate weight if 4F electricity is used in this process. 4F electricity यानी हमको क्या दे दिया, यहाँ पर नंबर ऑफ फैराडे दे दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास अपॉन वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फैराडे, वेट निकल के आ जाएगा। केस 6 क्या कहता है, फ्रॉम द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड देयर मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड। अच्छा, मोल कैलकुलेट करने की बात की हुई है, तो W बराबर में क्या होता है, ZIT, Z का मान यहाँ से ये रख दिया, तो यहाँ से W बटा में यदि M कर देंगे, W वेट बटा में यहाँ पर ये मोलिकुलर वेट कर देंगे, वेट बटा में मोलिकुलर वेट कर देंगे, तो साइड में जो भी बच जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, IT अपॉन NF क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो यानी अभी तक हमने ये 4-5 फॉर्मूले देखे हैं, वो वेट निकालने के देखे हैं। यदि उस वेट में हमने मोलिकुलर वेट का भाग दे दिया, ये मास का, मास से इनको डिवाइड कर दिया, मास इस साइड लेके आ गए, तो वो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको याद क्या रखना पड़ेगा कि वेट, ये जो हमने ये भी फॉर्मूला ये देखा है, जितने भी ये वेट के फॉर्मूले देखे, ये 3-4 वेट के फॉर्मूले देखे, उसमें मास को इस साइड ले आएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ये हो गया, हाउ मैनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस विद 2 एम्पियर करंट। हाउ मैनी आवर्स, टाइम पूछा है, रिड्यूस 3 मोल्स ऑफ, अब यहाँ पर इसमें 3 मोल दे दिए हुए हैं, 3 मोल यानी मोल की संख्या दे दी हुई है, टाइम पूछा हुआ है, एम्पियर I का मान दिया हुआ है, फैराडे का हमको पता ही है पहले से कितना होता है, तो यहाँ से अपन टाइम निकाल लेंगे। तो यानी वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स, इसको नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि IT अपॉन में NF हो जाएगा। ओके, IT क्या होता है, Q अपॉन में NF, 1 अपॉन नंबर ऑफ फैराडे, वहाँ क्या था, M अपॉन में N इंटू नंबर ऑफ फैराडे, 1 M अपॉन N इंटू NO अपॉन NA, इसकी जगह अपन क्या रखते हैं, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रटने की बात नहीं है, हमने सिर्फ वेट का फॉर्मूला याद रखना है। वेट का जितना फॉर्मूला है उसमें M को साइड में ले आएंगे और वो नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा, और M को हटाने के बाद वो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, बस वो 4 फॉर्मूले देखने अच्छे से। उसके बाद लेट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सेल करंट इन सीरीज, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट इन सीरीज, यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, कैल्शियम CaCl2 का, AlCl3 का, AgCl का, अलग अलग दिया हुआ है। तीनों में जो धारा रहेगी वो सेम रहेगी, टाइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी IT क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब IT सेम है तो इसमें जो Q का मान रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो Q सेम है तो IT अपॉन में F, चूंकि F भी क्या रहता है, सेम रहता है, तो IT अपॉन F भी क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो Q अपॉन F भी क्या रह जाएगा, सेम रहेगा तीनों में।
कुछ भी पूछे यहाँ से तो इन तीनों में क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। लेकिन बात किसकी आ जाती है, बैलेंस फैक्टर की। तो अब यहाँ पे जो n का मान निकालते हैं, मोल का मान निकालते हैं, कितने कितने मोल है, तो वो किस अनुपात में आएंगे, बैलेंस फैक्टर के अनुपात में आएंगे, अपोजिट बैलेंस फैक्टर के अपोजिट अनुपात में आएंगे। ठीक है, 1/n1, 1/n2, 1/n3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3F इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्ट इन सीरीज containing Ag+, calcium 2+, and aluminum 3+, ion respectively. The mole ratio in which 3 metal ion are deposited at electrode is। मोलर रेशियो पूछा है, मोल का रेशियो पूछा है इसमें, और इसमें हमें दिया हुआ था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास की है, हमको जो ये अनुपात आएगा तो किस अनुपात में आएगा कि इनके जो चार्ज है वो इनको अपोजिट कर देना, रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के बाद इसका मान क्या जाएगा, ये आ जाएगा। केस सेकंड 7 क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। वॉल्यूम निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर होती है, n मोल की क्या हो जाएगी, n इंटू में 22.4 लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम यदि हमसे वॉल्यूम पूछा है तो हमने जो मोल के मान निकाले हैं, उस मोल के मान को हम यदि 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी फॉर्मूले किसके आ जाएंगे, वॉल्यूम के आ जाएंगे, यदि वॉल्यूम पूछ दिया तो। अभी तक हमने क्या, सबसे पहले हमने वेट का निकाला था, वेट के फॉर्मूले सबसे इजी पढ़े थे हमने, सिर्फ वेट का ही फॉर्मूला याद रखना है। वेट के फॉर्मूले को में से हम यदि मोलर मास को साइड कर देंगे तो जितना भी बच जाएगा वो सब किसका बच जाएगा, मोलर मास का बच जाएगा, उसके मोल आ जाएंगे। ठीक है, उसका मोल आ जाएंगे, और यदि उन सभी फॉर्मूले को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, तो जो मोल के जो रेशियो आ रहा था वही रेशियो किसका आएगा, सेम टू सेम रेशियो वॉल्यूम का आएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनोड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस of aqueous solution of copper sulfate by current of 2 ampere passed for 10 minutes। अब हमसे ये क्या पूछा है कि एनोड पर पूछा है, और ये क्या लिया हुआ है हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का, तो H+OH माइनस और कॉपर 2+ SO4 2- में से एनोड पर कौन जाएगा, तो एनोड पर कौन जाएगा, OH और SO4 2- में से कौन जाएगा, OH- जाएगा। और O2 में हमें बैलेंस फैक्टर कितने चाहिए, 4 चाहिए होते हैं, और यहाँ से हम फॉर्मूला रख लेंगे वॉल्यूम का, जो भी मोल के फॉर्मूले थे उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई का मान दिया हुआ है इसमें 2 एम्पियर, टाइम टेकन इसमें क्या है 10 मिनट, 10 को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड आ जाएगा। बैलेंस फैक्टर इसमें 4 आ गया, फैराडे क्या होता है, ये होता है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट के फॉर्मूले में हमसे एम मोलर मास गायब कर दिया, मोल के बन गए, उस जो मोल के फॉर्मूले बने हुए उनको वो 5.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। अब आता है केस 8। केस 8 क्या कहता है, एनोड और ये कैथोड की बात करता है कि एनोड पर जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो उसका फॉर्मूला ये होता है, और कैथोड पर जो वेट डिपॉजिट होगा उसका फॉर्मूला ये है। तो क्या बोलना चाह रहा है अभी देखते हैं इसको। अच्छा, वेट अपॉन में एम मल्टीप्लाई एन इक्वल टू आई टी अपॉन एम, नंबर ऑफ फैराडे। क्यू अपॉन एफ या आई टी अपॉन एफ को बोलते हैं नंबर ऑफ फैराडे। तो ये हो जाएगा एम इधर जाएगा, बैलेंस फैक्टर से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आई टी अपॉन में जो एफ होगा, क्यू अपॉन एफ होगा, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ फैराडे। और मोल क्या होगा, आई टी अपॉन में एन एफ होता है,
Na इंटू में मोल जो होगा, एनोड के जो मोल होगा उसको वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बच जाता है IT अपॉन में F। और ये क्या बच जाए, ये इधर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालेंगे तो इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, उल्टा सीधा ये घुमा रख के जो फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं सेम वही है, उनको बस इस तरीके से बता रहा है, लिख के बता रखा है। ये एनोड के लिए है और वही यहाँ पर जो वेट एनोड के लिए था तो यहाँ वेट किसके लिए आ जाएगा, कैथोड के लिए। और कुछ नहीं है इसमें, यहाँ मोल एनोड पर था तो ये मोल किसके हैं, कैथोड के हैं। वॉल्यूम यहाँ पर जो है वॉल्यूम एनोड के लिए था तो ये वॉल्यूम किसके लिए आ जाएगा, कैथोड के लिए हो जाएगा। और कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूले वही है, बस एनोड और कैथोड के लिए अलग अलग बताए हुए, वेट के, मोल के और वॉल्यूम के। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, IT अपॉन में F। यहाँ IT अपॉन में F मोल के फॉर्मूले दिया हुआ है, IT अपॉन में F। यहाँ पर में वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट भी वो बोल सकते हैं इसको, Q अपॉन में F। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये इसी को ये हो सकता है Q अपॉन में F। IT अपॉन में F कर सकते हैं, Q अपॉन में F हो सकता है, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फैराडे। अच्छा, ये IT अपॉन में जो F है, IT अपॉन में F, यहाँ पर N और हटा दिया गया है। IT अपॉन में F या Q अपॉन में F जो निकाला है यहाँ से, वो निकाला नंबर ऑफ फैराडे। यानी नंबर ऑफ फैराडे कैसे निकालेंगे अपन, जो भी हमें वेट दिया हुआ था, जो भी वेट दिया हुआ था उसमें यदि हम ये इलेक्ट्रॉन वेट इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दें, वेट को हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दें, तो जितने भी फॉर्मूला होगा सब किसका मिल जाएगा हमें, नंबर ऑफ फैराडे का। इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो, नंबर ऑफ फैराडे के नंबर ऑफ फैराडे मिल जाएगा। नंबर ऑफ फैराडे N अपॉन में Na मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बराबर होता है W इंटू में N अपॉन में M, N इंटू में N, VL इंटू में N। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते नंबर ऑफ फैराडे। Calculate the volume of Cl2 produced during the electrolysis of MgCl2 which produced 6.5 gram of magnesium at cathode। क्लोरीन की का वॉल्यूम पूछा है इसमें, मतलब एनोड की बात की हुई है, और कैथोड के जो मैग्नीशियम का जो ग्राम ये दिया हुआ है, इतना डिपॉजिट हुआ रहा है। तो एनोड का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम चाहिए हमें इसमें, तो वॉल्यूम इंटू में बैलेंस फैक्टर अपॉन 22.4, और ये बराबर किसके रहेगा, कैथोड के वेट इंटू में बैलेंस फैक्टर अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ से ये निकाल के यहाँ n की वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है, अतः ये जो n है वो आपस में कटेंगे नहीं है, और यहाँ पर इनके n दोनों जो n के मान है वो एनोड के लिए और कैथोड के मान में, मैग्नीशियम के लिए और क्लोरीन के लिए अलग अलग इसमें मान रख देंगे और ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन सबको फॉर्मूले को याद रखना है आपको। ये जो अभी फॉर्मूले अपने पढ़े थे ये बराबर हो जाएगा, ये आपस में एनोड का और कैथोड के आपस में बराबर रख के इनके सवाल सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, यहाँ बैलेंस, यहाँ से IT अपॉन में F निकाला था, यहाँ से IT अपॉन में F नंबर ऑफ फैराडे। अच्छा, ये नंबर ऑफ फैराडे निकालने का था पूरा का, ये सभी नंबर ऑफ फैराडे को इसके नंबर ऑफ फैराडे को बराबर कर देना है एनोड के नंबर ऑफ फैराडे को कैथोड के नंबर ऑफ फैराडे से बराबर कर दें, यानी IT अपॉन F को इसके IT अपॉन F से बराबर कर देना है। इसके लिए ये एक इक्वेशन, ये इसको याद रखना है बस आपको।
तो आई टी अपॉन में आप ये एनोड और कैथोड दोनों के लिए ही है, इनको आपस में बराबर रख देंगे। जो एनोड का मान जिसमें दिया हुआ है उसको बराबर कर देंगे, कैथोड का मान जिसमें दिया हुआ है उसको बराबर कर देंगे यहाँ पे। तो आई टी अपॉन जो एफ है, नंबर ऑफ फैराडे, उनको यहाँ पे रख देना। नंबर ऑफ फैराडे बराबर ही क्या होता है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ओ अपॉन में एन ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन अवोगाद्रो संख्या, या फिर अपन बोल सकते हैं जो वॉल्यूम है उसको वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और अपन 22.4 लीटर लिखना है। वेट को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना है और एन से मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मेलिटी दी हुई है तो उसको बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और एनोड और कैथोड के यहाँ से बराबर कर देंगे। एनोड याद रखना है, एनोड और कैथोड में जो वैल्यू बराबर करेंगे वो नंबर ऑफ फैराडे की वैल्यू बराबर करेंगे, यानी आई टी अपॉन एफ की वैल्यू बराबर करेंगे दोनों साइड। मोल्टन AlCl3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ Cl2 liberated at anode if 2.5 mole of aluminium deposit on cathode during electrolysis। तो इसके वॉल्यूम कैलकुलेट करवाएं क्लोरीन के, और एल्यूमिनियम को कैथोड पर डिपॉजिट किया है। तो एनोड के लिए अपने वॉल्यूम चाहिए होगा, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम में अपन किसका भाग देंगे, 22.4 से एन से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस साइड हमको क्या दिया हुआ है, 2.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है। अच्छा, वो नॉर्मेलिटी नहीं थी, वो मोल था। सॉरी ये गड़बड़ी है कि यहाँ जो नॉर्मेलिटी इंटू मोल कहते हैं वो नॉर्मेलिटी नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था। नंबर ऑफ मोल्स इंटू में बैलेंस फैक्टर, ये नॉर्मेलिटी कन्फ्यूजन कर देती है। तो ये आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर एल्यूमिनियम के मोल दिए हुए हैं तो कैथोड पर मोल दिए हुए तो मोल का फॉर्मूला रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू में बैलेंस फैक्टर, ठीक है। यहाँ इसके एनोड का मान रखेंगे, यानी क्लोरीन के लिए जो मान है वो रखेंगे। यहाँ कैथोड के लिए यानी एल्यूमिनियम के लिए जो मान है वो रखेंगे और ये सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है Cr2O7 2 माइनस क्रोमियम 3+ में जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्रोमियम का जो इसमें आ रहा है +6 आ रहा है और यहाँ पर +3 में चेंज हो रहा है, +6 से +3 में चेंज हो रहा है। तो कितना आ रहा है इसका +3, लेकिन 2 क्रोमियम है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसके मोल दिए हुए हैं और इसमें क्या दिया हुआ है, 500 ml वॉल्यूम दी हुई है। तो नंबर ऑफ फैराडे का मान कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फैराडे बराबर क्या हो जाएगा कि 500 अपॉन में 1000 मोल इंटू में 6 यहाँ पर बैलेंस फैक्टर आ जाएगा। और ये यहाँ पर मोलरिटी दे दी गई है यहाँ पे 0.2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दी हुई है, यानी वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। अच्छा, मोलरिटी यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, मोलरिटी यहाँ से निकाल लेंगे बैलेंस फैक्टर। ये 0.2 इंटू में 500 5/1000 इंटू में 6 बराबर क्या आ जाएगा, 0.6 फैराडे आ जाएगा, ठीक है। केस 9 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या। वही जो नंबर ऑफ फैराडे देख रहे थे हम, नंबर ऑफ फैराडे की संख्या ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर थी। नंबर ऑफ फैराडे की संख्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ फैराडे बराबर थे। यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछा है तो IT/F वही है। वेट अपन मोलिकुलर वेट को बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है और ये क्या हो गया, अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट मास, मोलिकुलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर को ग्राम इक्विवेलेंट मास भी लिख सकते हैं। और इस ग्राम इक्विवेलेंट मास यानी ये ई के बराबर भी होगा और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, वेट अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है। IT/F वही है इसमें, IT/F बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, 1 F फैराडे बराबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट,
x फैराडे बराबर x ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। 2 फैराडे मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 फैराडे मतलब 3 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। इफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन then pass of n Farad of electricity deposit 1 mole of substance at electrode। क्या बताया गया है, यदि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन एन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है, देन पास ऑफ n Farad ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपोजिट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड। यहाँ पर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है 1 मोल, और यहाँ पे जो सब्सटेंस कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल बन रहा है, तो नंबर ऑफ फैराडे कितना हो जाएगा, n फैराडे। n मोल काम लिया तो n फैराडे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है तो 3 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है तो 2 फैराडे, 7 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7 फैराडे, ठीक है। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम का मान 1 फैराडे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम बराबर 1 फैराडे, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैग्नीज बराबर में क्या हो जाएगा, 1 फैराडे। अच्छा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मान जो रहेगा 1 फैराडे के बराबर ही रहेगा, चाहे फिर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कुछ भी दिया हुआ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए इसका मान कितना रहेगा, 1 फैराडे ही रहेगा। जैसे अब यहाँ पे हम सवाल सॉल्व करते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा है, यदि 1 मोल सब्सटेंस यहाँ से डिपॉजिट हो रहा है तो रिक्वायर्ड यहाँ पर 1 फैराडे की, और ये 1 मोल दिया हुआ है तो यहाँ पर कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी, n फैराडे। एक इलेक्ट्रोड है, उस पर यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा है तो मतलब हमें 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट है। यदि 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मतलब हमको n फैराडे की रिक्वायरमेंट है। सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइसिस 1 फैराडे मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, n फैराडे है तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। 1 मोल ग्राम इक्विवेलेंट H2 लिबरेट फ्रॉम 1 फैराडे और 1 मोल H2 लिबरेट फ्रॉम 2 फैराडे, क्योंकि H2 से यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 2 फैराडे नंबर ऑफ मोल, ठीक है। 1 ग्राम O2 लिबरेट फ्रॉम 1 फैराडे, 1 मोल O2 लिबरेट होगी फ्रॉम 4 फैराडे से। मोल्टन Al2SO4 का होल थ्राइस इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं टू ऑब्टेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम के लिए हमको क्या चाहिएगा, 1 फैराडे। टू ऑब्टेन 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए हमको क्या चाहिएगा, 3 फैराडे, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है कि और कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं इसका। कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल Al2SO4 के लिए 6 फैराडे चाहिएगा। सिर्फ एल्यूमिनियम की बात कर रहा है तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 फैराडे, और कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं 1 मोल का तो यहाँ पर 6 फैराडे चाहिएगा। H2 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ऑफ 90 ग्राम ऑफ H2 टू गिव्स H2। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, तो 90 ग्राम में 90 अपॉन में 18, H2 का क्या हुआ 18 बराबर कितना आएगा, 5 मोल, यानी 5 मोल हमारे पास क्या आ गया, H2O हो गया। तो अब इससे निकालेंगे तो इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले 2H2 2 इलेक्ट्रॉन H2OH, यहाँ पे H2 के 1 मोल यहाँ से मिलते हैं, तो 1 मोल H2O से हमको 2 फैराडे मिलते हैं। 1 मोल H2 से हमें 2, यहाँ बात याद रखना कि 1 मोल H2O से हमको कितने फैराडे मिले, 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट होती है, तो 5 मोल H2 से कितने H2 चाहिएगा, इसमें 10 फैराडे चाहिएगा, ठीक है। ये जो H2 मिलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, जब हमने 1 मोल लिया, 1 मोल से हमको यहाँ पे 2 H2 मिलते हैं, 1 मोल से हमको यहाँ पर क्या मिलते हैं, 2 फैराडे। 1 H2 से हमको 2 फैराडे मिलते हैं, 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट होती है, तो 5 मोल से कितने की रिक्वायर्ड होगी, 10 फैराडे की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 10 फैराडे की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 10 मोल ऑफ H2 टू गिव्स O2, तो 1 मोल से कितने थे, O2 के लिए 2,
1 मोल निकालते तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल से यहाँ पे हमको 4 फैराडे चाह रहे हैं। 4 फैराडे चाह रहे हैं तो 10 मोल से कितने हो जाएंगे? 10 मोल से हो जाएगा 4 फैराडे 10 फैराडे चाहिए तो 1 मोल से कितने थे? 2, तो 10 से कितने चाहिए? 20 फैराडे चाहिए। ठीक है, आगे टू ऑब्टेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमेशा 1 फैराडे ही चाहिएगा। टू ऑब्टेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2, 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, O2 चाहिए, CH2 चाहिए, 1 फैराडे चाहिएगा। 1 मोल O2 निकालने के लिए टू ऑब्टेन 1 मोल O2 4 फैराडे और टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ H2, तो इसमें 2 फैराडे क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट होती है। इसका बैलेंस फैक्टर कितना आता है? 4 आता है। इसका बैलेंस फैक्टर कितना आता है? 2 आता है। H2 का बैलेंस फैक्टर कितना आता है? 2 और O2 का बैलेंस फैक्टर कितना आता है? 4 आता है। H2 का बैलेंस फैक्टर 2 आता है। O2 का बैलेंस फैक्टर कितना आता है? 4 आता है। लेकिन यही बात यदि कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस से अपन को H2 चाहिएगा तो कितना चाहिएगा? यहाँ पे 5 मोल में 5 मतलब वो सवाल देखेंगे कितने की वो मोल दिए हुए हैं, उस हिसाब से मोल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जितने मोल दिए हैं वो उसमें डिवाइड करके 2H2 से निकल के आते 4 फैराडे, तो 1 से इसमें 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, MnO4 माइनस इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 टू गिव्स MnO2। MnO2 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। MnO4 माइनस में क्या है? +7 है, MnO4 +4 Mn+4 है, 3 इलेक्ट्रॉन की वो हो रही है, तो 0.1 मोल से कितना होगा? 0.3 फैराडे। कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करते 0.01 मोल ऑफ MnO4 माइनस, तो इसमें देखते हैं कि Mn+7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn में तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 मोल से कितने? 5 फैराडे। कितने चाहिए? 5 फैराडे। तो 0.01 से कितने चाहिए? 0.05 फैराडे। ये +2 है। Mn+2 में जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 5 फैराडे। Mn+7 से क्या हो रहा है? Mn+2 में जा रहा है, तो 5 फैराडे चाहिए। 5 को इस मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 फैराड आएगा। कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करना है 10 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू गिव Mn में, तो +7 से किस में जा रहा है? Mn में तो 7 चाहिए, तो 7 फैराडे को 7 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मोल से, तो 70 फैराडे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए Mn+2 का, चाहिए MnO2 का या Mn का, हमेशा 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट ही होगी। फिक्स कर दिया यहाँ पे कि 1 मोल Mn तो 7 फैराडे, 1 मोल MnO2 तो 3 फैराडे। ठीक है, MnO2 में बैलेंस फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन? 3 का 3 फैराडे। 1 मोल Mn में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी 1 मोल के लिए। जितने मोल होगा उसके मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 1 मोल चाहिए तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल्टन AlCl3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर टू प्रोड्यूस 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, अब यहाँ से पहला क्वेश्चन बन रहा है, हाउ मैनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड।
कितने ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम बनेगी। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में बैलेंस फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस 9 को इसको वेट में से डिवाइड कर देंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर में क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। हाउ मैनी ग्राम एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म, कितने ग्राम एटम, कितने ग्राम एटम मतलब मोल पूछे एल्यूमिनियम के, तो कितने मोल चाहिए, मोल कैसे निकालते, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, तो 1 ग्राम एटम आ जाएगा। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। तो इसमें ये एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा था 3 फैराडे, और 3 फैराडे मतलब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मोल को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 3 इंटू में 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। हाउ मच फैराडे आर, कितने फैराडे यूज हो रहे हैं, 3 फैराडे। हाउ लॉन्ग डिड करंट पास, कितनी करंट पास हो रही है। तो हम वेट हमारे पास कितना है, इसमें दिया हुआ है 27 ग्राम, m अपॉन NF इंटू में IT, m क्या है इसमें मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम कितना होता है 27, बैलेंस फैक्टर कितना है 3, फैराडे कितना होता है ये, तो ये वैल्यू तो हमको पहले से ज्ञात होती है। I का मान कितना है 0.5 एम्पियर, और टाइम इसमें पूछा है तो ये यहाँ से निकाल लेंगे। हाउ मैनी लीटर ऑफ Cl2 विल लिबरेट, कितनी Cl2 लिबरेट होगी, तो कितनी Cl2 लिबरेट होगी इसके लिए हमको ये बराबर रखना पड़ेगा, इसमें इस तरीके से निकाल लेंगे। तो वेट, ये 2 फॉर्मूला इसमें यूज में ले रखा है, वेट इंटू बैलेंस फैक्टर अपॉन में मोलर मास, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी हम मोल इंटू में n कर सकते हैं, वो ये वॉल्यूम पूछा हुआ है इसमें, तो वॉल्यूम इंटू में बटा 22.4 इंटू में 2, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका सेकंड मेथड क्या है, Cl2 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑब्टेन होती है। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मोल को बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, तो ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3 ग्राम इक्विवेलेंट आ रहे हैं। 3 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर में मोल इंटू में 2, तो 3/2 मोल ये हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से निकाल लो, वही बात पड़ती है इसमें। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that is required to liberate 710 ग्राम of Cl2 by electrolysis of concentrated solution of NaCl। इसमें क्या दिया हुआ है, Cl2 का वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ 710 ग्राम। मोल कैसे निकालेंगे, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो 10 मोल आ जाएंगे। तो यानी यहाँ पर हमें 10 मोल काम में लिया हुआ है, और इसका क्या निकाल, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसको बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल को यदि बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Cl2 का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा 2, तो ग्राम 20 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ Cl2 के 20 ग्राम इक्विवेलेंट आए हैं, तो जितने Cl2 के होंगे उतने किसके होंगे H2 के, और उतने कितने किसके रहेंगे NaOH के रहेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, फैराडे के, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे उतने क्या रहेगा, फैराडे रहेगा। What weight of NaOH and what volume of H2 gas is obtained during this process। इसमें NaOH 20 ग्राम इक्विवेलेंट यानी 20 मोल, H2 20 ग्राम इक्विवेलेंट यानी 20/2 यानी 10 मोल। NaOH के कितने आ रहे हैं, इसमें 20/1 करेंगे तो 20 मोल आते हैं, और इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, H2 में 2 का भाग देके 10 मोल आते हैं। ठीक है, अब इसका वेट निकालते तो 20 × 40, और इसका वेट कितना, इसका क्या होगा 224 लीटर। इसमें क्या हुआ है कि इसका NaOH का क्या पूछा, वेट पूछा है।
वेट पूछा है तो इसके मोल को मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। और H2 का क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम पूछा है तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 224 लीटर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सेल कनेक्ट इन ए सीरीज देन वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड आर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। और if same amount of electricity is passed through different electrolytic cell connected in a series, the number of gram equivalent of substance at all electrode will be same। इसमें ये बताया हुआ है कि ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड है, इसमें कनेक्ट एक सीरीज में कनेक्ट हुए हो रखे हैं। तो इनके जो क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एट ऑल इलेक्ट्रोड विल बी सेम। तो जितने भी इनके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे ई का मान क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा। तो जो इनका जो वेट का जो रेशियो आएगा तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट के रेशियो में ही आएगा। ठीक है, वेट का रेशियो इक्विवेलेंट मास के रेशियो में ही आएगा। तो W/E बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। यानी कॉपर का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रहेगा Ag के ग्राम इक्विवेलेंट से, और ये H2 के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर रहेगा। वेट अपॉन में ये इक्विवेलेंट जो वेट है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनकी जो ग्राम इक्विवेलेंट का जो मान रहेगा वो सेम रहेगा, बराबर रहेगा। यानी IT/में F को हम क्या निकालते आए हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। W/E नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं। तो इस सीरीज में क्या होते हैं, इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे तीनों में ही। हाउ मैनी फैराडे आर रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद है एक श्रेणी में जुड़े 3 विद्युत अपघटनी सेल में AgNO3 कॉपर सल्फेट Ki का विलयन भरा हुआ है। यदि एक निश्चित समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर 108 ग्राम Ag मुक्त होती है तो इलेक्ट्रोड की सतह पर मुक्त कॉपर व आयोडीन की मात्रा क्या होगी। तो ये सभी एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका जो W1 W2 बराबर रहेगा E1/E2 के। तो यहाँ से हम अपन W2 निकाल लेंगे, कितना जाएगा 27.75 ग्राम आ जाएगा। और AgI2 इसका फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे। तो 108 बटा में W2 बराबर 108 बटा में 254 बटा में 2 कितना जाएगा, I2 का कितना आ जाएगा, वेट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 127 ग्राम आ जाएगा। यहाँ Ag की इलेक्ट्रिक कंडक्टेंसी, कंडक्टेंस द ease with which electric current flow through a substance is called conductance। Electrolyte conductance, substance which dissociate into ions partially or completely either in solution phase or in molten state is called electrolyte। Conductancy of solution of electrolyte is called electrolyte conductancy। Ohm's law, applicable on metallic as well as electrolytic conductancy। ओम्स जो लॉ है किसके लिए एप्लीकेबल है, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। ये एक क्या है, मेटल की तार है, एक आई इसमें प्रवाहित करवा रहे हैं। जो आई होगी वो वी के समानुपाती होगी और ये ओम लॉ बनता है V = IR। यहाँ पर R क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो R होगा वो तार की जो लंबाई है उसके समानुपाती होगा और क्षेत्रफल के एंटी प्रोपोर्शनल रहेगा।
और एल इन दोनों इक्वेशन से बन जाएगा एल अपॉन ए और ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से ये वैल्यू निकालते हैं तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इंटू में ए अपॉन में एल हो जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और एल बराबर 1 सेंटीमीटर है तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इसका यूनिट निकालते हैं तो क्या निकाले, आर की यूनिट क्या होती है ओम, ए की क्या होती है सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, और एल की क्या होती है सेंटीमीटर या मीटर। सेंटीमीटर में लेते हैं तो ये कट के सेंटीमीटर बच जाएगा। ओम को क्या बोल सकते हैं, मोहो इनवर्स, और ये सेंटीमीटर। यदि इस यूनिट को हम मीटर में लिखते हैं तो इसको मोहो इनवर्स को किस में लिखेंगे, साइमन इनवर्स में लिखेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस when length of substance is 1 centimeter and its cross section area is 1 centimeter square। ये बोल रहा है कि जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ को 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस। फॉर ए सेल लेंथ बराबर क्या है, यहाँ पर एक सेल में दिया गया है, 2 इलेक्ट्रोड है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या एल है, और ए क्या है डिप्ड सरफेस एरिया फॉर इलेक्ट्रोड ऑफ गिवन सेल। फॉर ए गिवन सेल बोथ एल एंड ए आर कांस्टेंट, सो एल अपॉन ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। एल अपॉन ए को क्या बोलते हैं, एल अपॉन ए को क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। यूनिट ऑफ आर क्या आ जाएगी, ओम होती है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम सेंटीमीटर। कंडक्टेंसी दिस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होगी, कंडक्टेंसी। तो इसका जो यूनिट की इनवर्स क्या हो जाए, कंडक्टेंसी की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मोहो या साइमन्स। ठीक है, उसके बाद है स्पेसिफिक कंडक्टेंसी या कंडक्टिविटी, इसको कप्पा से दिखाते हैं। इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस था उसकी तो इनवर्स फॉर्म क्या आ गई, कंडक्टेंसी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंसी। ठीक है, कंडक्टिविटी इसको कप्पा से दिखाते हैं तो कप्पा बराबर 1/ρ, तो कप्पा बराबर में क्या हो जाएगा 1/r इंटू में एल अपॉन में ए। एल अपॉन ए को क्या बोल सकते हैं, सेल कांस्टेंट। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंसी इंटू में सेल कांस्टेंट। कप्पा के बराबर में सी कंडक्टेंसी इंटू में एल अपॉन ए क्या है, सेल कांस्टेंट है। अब यहाँ बता लेंथ को 1 सेंटीमीटर, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दें, एल अपॉन ए क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर माइनस 1 इनवर्स 1 हो जाएगा। तो जो कंडक्टेंसी होगी वही क्या होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंसी के बराबर रहेगी। Specific conductancy is the conductancy of solution of electrolytic placed in between two electrode have 1 centimeter square surface area and distance in between them is 1 centimeter. Specific conductancy is the conductancy of 1 unit cube of solution। 1 क्यूब सॉल्यूशन रख सकते हैं इसमें। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेशन क्या होती है, कप्पा की यूनिट कैसे निकालेंगे, सेल कंडक्टिविटी इंटू में सेल कंडक्टेंस 1/r इंटू में एल अपॉन में ए होता है, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। आर की यूनिट क्या होती है ओम, तो ये क्या हो जाएगी ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को मोहो बोल देते हैं और इसको यदि मीटर में लिखते हैं साइमन, मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। मोहो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, सम की पॉइंट बोथ कंडक्टेंसी एज वेल स्पेसिफिक कंडक्टेंसी हैज ए
एडिटिव नेचर रखते हैं। अलग अलग इसमें साल्ट है, तो इसमें सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी निकालेंगे तो वो इन सब की कंडक्टिविटी के बराबर होगी प्लस CH2। और ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ये भी सभी के योग के बराबर होगी, एडिटिव नेचर रखती है। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों ही क्या एडिटिव नेचर रखती है। कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों एडिटिव नेचर की है। सी सॉल्यूशन की निकालते समेशन Ci प्लस CH2 और सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसमें KH2 हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंसी या कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ एक सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसका वॉल्यूम V है और इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है Ka है। यहाँ V वॉल्यूम H2O का V वॉल्यूम ऐड और करते हैं, अज्यूम नो चेंज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ ये याद रखना ये कि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो जो ये वॉल्यूम है क्या हो जाएगा, V वॉल्यूम ये था, V वॉल्यूम ये ऐड कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो जाएगी वो पहले की कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर मिक्सिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा। दो अलग अलग सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसका वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी K है और इसकी Kb है। इन दोनों को क्या किया है, मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जो इनकी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा। कंडक्टिविटी दोनों की क्या हो जाएगी, Ka की कंडक्टिविटी आधी और Kb की आधी हो जाएगी। इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालेंगे तो इन दोनों के योग के बराबर रहेगी, Ka प्लस Kb की आधी हो जाएगी। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन A इज 50 ओम एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन B इज 100 ओम। दो सॉल्यूशन है जिसकी एक की तो क्या है रेजिस्टेंस 50 ओम है, दूसरे का रेजिस्टेंस क्या है 100 ओम है। बोथ सॉल्यूशन आर टेकन इज सेम कंडक्टिविटी सेल, सेम कंडक्टिविटी सेल में दोनों को लिया गया है। इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन A एंड B आर मिक्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्सचर, दोनों का वॉल्यूम क्या लिया गया है, सेम लिया हुआ है। तो उसके बाद क्या पूछा है, मिक्सर की रेजिस्टेंस क्या होगी। अज्यूम किया है नो चेंज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों का वॉल्यूम सेम लिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस 50 ओम एक रेजिस्टेंस 100 ओम और उसके बाद इस सॉल्यूशन का ओम पूछा है कितना आएगा। तो कैसे निकालना है, तो तो इसमें जो इसकी जो कंडक्टिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी कंडक्टिविटी हम मान सकते हैं कि B/50। यहाँ B यहाँ पर मान लिया कि जो सेल कांस्टेंट है वो B है। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या है, B है। तो जब सेल कांस्टेंट B है तो 1/r, B/r इसको मान के चल रहे हैं अपन, तो इसको B/r मान के चलेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी 1/50 और इसकी क्या हो जाएगी B/100। ठीक है, तो अब इसका जो सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे, इस दोनों के यहाँ तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगी B/ सॉल्यूशन बराबर में Ka/2 और Kb/2, इन दोनों की क्या रहती है, हाफ होती है। अब ये जो B रहेगी इसकी कितनी रहेगी 1/50 इंटू में 2 और इसकी क्या रहेगी B/100 इंटू में 2 हो जाएगी। यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ निकल के आ जाएगा, सोल्व करने के बाद B की वैल्यू यहाँ से निकल के B से B कैंसिल हो जाएगा और सॉल्यूशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। वैसे इसको डायरेक्टली हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इसकी जो होगी जो रेजिस्टेंस होगा 1/r बराबर में इन दोनों का 1/r प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरीके से कर सकते हैं। और इसको मल्टीप्लाई 2 भी करना है क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है
डिवाइड हाफ हो जाती है, यहाँ जाने के बाद क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो इनको मल्टीप्लाई 2 भी करना है, ठीक है। यानी ये इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, जितने भी रजिस्टेंस हम मान लें। अभी तो इसमें 2 का मिक्सर किया है, 3 का मिक्सर करना होगा तो कैसे निकालेंगे, 1/r बराबर 1/r1 इंटू में 2 प्लस R2 इंटू में 2 प्लस R3 इंटू में 2। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।